कि पूरा हिंदुस्तान आज उनको जान रहा है। नाम आईपी गुप्ता है, इंजीनियर आईपी गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाव में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सहरसा वालों, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल, आप सहरसा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? सहरसा के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक लाइन में विजन है इसका कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा। 243 विधानसभा में सहरसा नजीर बनेगा, वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में। अगर सहरसा वाला सांसद के भरोसे, एमएलए के भरोसे अगर रहेगा तो 50 वर्ष में ड्रेनेज नहीं बना है ना, आने वाले 100 वर्ष में भी नहीं। आपने वोट दिया है, आपने चुना है, आपका अधिकार है हिसाब किताब करने का। एमएलए को बिठाइए, जनप्रतिनिधि को बिठाइए, हिसाब किताब कीजिए। आप मालिक हो, विधायक नौकर होता है भाई, सांसद आपका सेवक है, नौकर है, मालिक को आप हो। हर एक सांसद विधायक को नीचे बैठना चाहिए, मालिक को वहां बैठाना चाहिए। ये परंपरा स्थापित नहीं। हम विधायक बन के राजा हो गए। ईच एंड एवरी वन ऑफ सहरसा शैल कम आउट एंड फाइट। आपने कहाँ कोशिश किया? जिता दिया एमएलए करेगा। अरे एमएलए को जिताया, उसे जवाब दो। अब दोस्त टैलेंट शुड बी हंटेड, दे शुड बी प्लेस्ड टू मेक ए बेटर बिहार। टैलेंट अगर ब्राह्मण में है तो उसको खींच के लाओ, उसको प्लेटफॉर्म दो। टैलेंट अगर दलितों में है, पिछड़ों में है, उसको प्लेसमेंट करो यार। क्योंकि ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, तांती, तत्वा कोई मतलब वहां नहीं होता, वह टैलेंट मतलब होता है। मेरा मतलब है कि मार खाना बंद करो, लड़ना चालू करो, दुनिया मारना बंद करो। ये है मेरा मतलब। इसमें जाति का कोई एंगल नहीं? कोई एंगल नहीं। ये माइक किसने बनाया? ये टेंट, ये एरोप्लेन, ये किसने बनाया? इसने बनाया है। और यहाँ से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दुनिया में कौन ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है? द मोमेंट यू स्टार्ट वोटिंग फॉर सहरसा, देयर विल बी नो आईपी गुप्ता, नो वन विल देयर। अपने सहरसा के लिए वोट नहीं किया है, और यही एक समस्या है। जब मैं जूठन की बात किया ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपके खाने में जो जूठा बचा है ना, उसको समेटने आया हूँ। वहाँ है मेरी हिस्सेदारी, खाने नहीं आया। खिला के जो बचता है वो मेरी हिस्सेदारी है। आपके घर का नौकर बनने आया, आदेश दे सकते हैं। नमस्कार, अखिल मल्होत्रा नाम है मेरा और आप सहरसा नाव देख रहे हैं। हाँ, और हम आपको मिलवाने वाले हैं सहरसा विधानसभा से महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं और अपने समाज को लेकर के इतना जोरदार आवाज किए हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज उनको जान रहा है। नाम आईपी गुप्ता है, इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाव में। थैंक यू वेरी मच। सर एक डायलॉग, पहला रिक्वेस्ट सर, एक डायलॉग, जब आप कभी वीडियो कॉल पे आते हैं या कैमरे के सामने आते हैं तो आपका जो एक अपना स्टाइल है वो स्टाइल बहुत फेमस होने वाला है, हो रहा है। जरा सा आप अपना इंट्रोडक्शन जो है उस स्टाइल में दीजिए सर। मैंने आज कहा था, जब पहली बार जब मैं कैमरा को फेस किया था, इसी जिला परिषद में जब कार्यकर्ताओं को मीटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा था, नमस्कार सहरसा वालों, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। क्या बात है सर जी। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ पर, भाजपा के जो विधायक हैं वो हैं, और जनसुराज से किशोर कुमार मुन्ना है, और भाजपा से डॉक्टर आलोक रंजन, और महागठबंधन से इंजीनियर आईपी गुप्ता। सीट को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद रहा, काफ़ी लेट निर्णय आया, लेकिन निर्णय आ चुका है। अब आईपी गुप्ता जो है वो मैदान में है, चुनावी तैयारी में है। उसी सिलसिले में हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल, आप सहरसा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? सहरसा के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक लाइन में विजन है इसका कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा। 243 विधानसभा में सहरसा नजीर बनेगा, वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में। बेसिक समस्या की बात करें सर। हाँ बताइए। कि सड़क, बिजली, पानी, नाली, जल निकासी, सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही है। जो डायरेक्ट खाते से जा रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो माध्यम से जा रहे हैं, अब उसकी बात करें तो वो सब कैसे आप पहुंचा पाएंगे? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है लोगों के समझ में। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपके गांव में कितनी समस्याएं हैं, तो आप आ जाएंगे इसी बेसिक, सड़क, नाला, हेल्थ, एजुकेशन, इसी पे आकर रुक जाएंगे। लेकिन ये बेसिक समस्या नहीं है। बेसिक समस्या को समझने की भूल हुई है, इसी की वजह से आपके यहाँ जाम है। बेसिक समस्या को समझने की आपने कोशिश नहीं की, इसीलिए यहाँ ड्रेनेज की समस्या है। बेसिक समस्या ये है कि आप मानसिक रूप से इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सहरसा वाले कितना तैयार हैं। अगर सहरसा वाला सांसद के भरोसे, एमएलए के भरोसे अगर रहेगा तो 50 वर्ष में ड्रेनेज नहीं बना है ना,
आने वाले 100 वर्ष में भी नहीं बनेगा। आपको इस मानसिकता से ऊपर उठना, रोड बनाना, नाला बनाना, बिजली पहुंचाना एक एक्टिविटी है, एक स्कीम है जो हर सरकार करती है, कोई भी बनेगा करेगा। लेकिन अगर आप जनता डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते, ये जो फ्लाईओवर बनने हैं नहीं, 6-7 फ्लाईओवर की जरूरत है, क्यों नहीं बना अभी तक? क्योंकि आप सहरसा वाले 5 बरस में एक बार जगते हैं। वोट के समय में आपने वोट दे दिया आईपी गुप्ता को, उसके बाद गुप्ता जी एप्लीकेशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं विधायक जी ये कीजिए वो कीजिए, उससे काम होता है बॉस। आपने अगर वोट दिया तो मुझे घेराव कीजिए, आप हिसाब किताब लीजिए, हमसे ऑडिट कीजिए कि भाई आपने क्या किया, आपने कभी करने की कोशिश किया है? वोटा समय आया तो ये नहीं बना वो नहीं बना, वोट नहीं देंगे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आप 5 साल में जागिएगा, बाकी चुनने के बाद 5 साल क्या कर रहे थे आप? क्यों आप नहीं जगे? ये दोस्त सहरसा वालों का है। ये बिहार और भारत के किसी कोई भी प्रतिनिधि जीतते समय बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जीतने के बाद रिलैक्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है जनता। अच्छा जिता दिलिए हो आबे दही अबरी वोटवा, 5 बरस इंतजार करते हैं, इलेक्शन आएगा, एमएलए दोषी है, सांसद दोषी है, इसमें 5 बरस इंतजार कीजिएगा। इसमें सीधे सीधे दोष आप जनता को दे रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए उनको दोष दे रहा हूं। भाई आपने वोट दिया, आपने चुना है, आपका अधिकार है हिसाब किताब करने का। एमएलए को बिठाइए, जनप्रतिनिधि को बिठाइए, हिसाब किताब कीजिए। भाई आप मालिक हो, विधायक नौकर होता है भाई, सांसद आपका सेवक है, नौकर है, मालिक तो आप हो। हर एक सांसद विधायक को नीचे बैठना चाहिए, मालिक को वहां बैठाना चाहिए। ये परंपरा स्थापित नहीं। हम विधायक बन गए राजा हो गए, हम विधायक बन गए तो दुनिया के सामने लाके अफसरों को डांट पिलाते हैं कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। कभी आपने सोचा जो ऑफिसर्स हैं वो भी कोई किसी का बेटा है, किसी का बाप है, उसके बिना आप उसको इंसल्ट करके आप प्रोग्राम करवा दीजिएगा? अरे भाई सरकार और वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसके साथ बैठिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। क्या आपने जो रिसोर्सेस उनको चाहिए, बीडीओ को, सीईओ को, दुनिया को, डॉक्टर को, आपने दिया है क्या? आप पहले उनकी समस्या सुनिए, बताइए सीईओ साहब क्या समस्या है, बताइए डॉक्टर साहब की क्या समस्या है, उसको पूरा कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, उनसे तब जवाबदेही फिक्स कीजिए। ये जो ट्रेडिशनल राजनीति है ना, उससे विकास नहीं होता। विकास रोड और नाले बनाने से नहीं होता, विकास होता है माइंड सेट से। जापान जाइए, जापान में एक आपका कहीं गलती से कुछ गिर जाए या कहीं दिखाई पड़े कि एक आदमी ठोकर खा के चला गया, तो जिससे ठोकर लगा दूसरा आदमी उसको ठीक करता है। दैट इज भाई जापान इज नंबर 1। हम यहाँ से गए गुजरे हैं, हमें हमारा एक ऐसा शासक चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जब आप मिले तो उसमें एनर्जी लगे कि भाई बदल दिया मिनट में आपकी मानसिकता को। जिस दिन सरसा वाली का आदत है, जाम में फंस गए, गाली दे रहा है, क्यों भाई क्यों? आपने अपनी समस्याओं के साथ दोस्ती कर ली, समस्याओं के साथ दुश्मनी करने की जरूरत है। ईच एंड एवरी वन ऑफ सहरसा शैल कम आउट एंड फाइट। आपने कहाँ कोशिश किया? जिता दिया, एमएलए करेगा। अरे एमएलए को जिताया, उसे जवाब लो भाई, हर रोज पूछो आपने क्या किया। दरबार लगा रहा है, दरबार लगाने के लिए एमएलए एमपी बनता है। जो एमएलए एमपी होता है वो घर पहुंचता है। ये कॉन्सेप्ट बदलिए, ये राजशाही नहीं है। हम बन गए तेरे सीईओ को बुलाओ, क्यों? आप सीईओ हाउस नहीं जा सकते? आप कौन हैं? क्यों नहीं जा सकते वीडियो? अगर वीडियो को बुलाना है, सीईओ को बुलाना है तो सर्किट हाउस मत बुलाइए, सलम बस्तियों में जाइए, गरीबों के घर पे जाइए, वहां बैठिए, वहां बुलाइए, सीईओ साहब ये समस्या है बताइए, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। ये सोच का फर्क है। और आप भी, मैं पूछता हूँ आपसे, अगर मैं आपको पूछ दूं कि आपके गांव में 5 समस्या बताइए, तो रोड नहीं, नाला नहीं, फलना नहीं, चिलना नहीं बोल दीजिएगा। दैट इज नॉट द समस्या। समस्या आपके गांव में है कि आप बताइए कि आपके गांव में कितना प्रसव पीड़ा पर महीना होता है, और वो ब्लॉक हॉस्पिटल, ब्लॉक के पीएससी में जाता है, और वहाँ से फिर सदर हॉस्पिटल जाता है, कहाँ बेच दिया जाता है।
सिजेरियन किया जाता है जबकि नॉर्मल होगा। आपके गांव में कितने ड्रॉप आउट्स हुए हैं? आपके गांव का हेल्थ इंडेक्स क्या है? कितने ग्रेजुएट नहीं किया? कितने माइग्रेट हुआ? अरे यार, गांव के लोग जब पढ़ेंगे अपने, आपका हेल्थ इंडेक्स बड़ा होगा तो समस्याएं नहीं होगी। गांव के 98% लोग अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। बेटा को भेजना है ट्यूशन फीस नहीं, बेटी की शादी करना है, टीबी हो रखा है, इलाज नहीं करा। जब आपका हेल्थ वहाँ नहीं हुआ तो कैसे सोच कैसे बड़ा होगा? ये सड़क बना, रोड बना, दैट इज नॉट द डेवलपमेंट, दैट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो एक्टिविटी है। यहाँ पर जनसुराज और एनडीए गठबंधन के जो हैं दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मुझे लगता है कि मैं वो दोनों के बीच में कंपेयर ही नहीं करना चाहता अपने आप को। मेरा यह है कि मेरे लिए एक अवसर दिया है गठबंधन ने, और मैं इसको एक अवसर देखता हूँ कि ईश्वर ने किसी पर्पस के साथ मुझे यहाँ भेजा है, और मैं उन समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता हूँ जो बरसों से सहरसा से दूर नहीं हुआ है। ये 20 बरस से एनडीए की सरकार है, और समस्या 20 बरस से घटा नहीं है, वो बढ़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 बरस से एनडीए की सरकार है और समस्याएं घट नहीं रही, बढ़ रही है? ये कौन सा है? मैं उन सारी चीज़ों को देखने का आखिर ऐसा क्या कारण है कि सहरसा का विकास नहीं हुआ। ये दो कैंडिडेट से मेरा कभी कोई मुकाबला नहीं, उनसे मुकाबला करने नहीं आया। मैं मुकाबला करने आया हूँ आपके नौजवानों के सोच के साथ। मैं मुकाबला करने आया हूँ कि आखिर एक एमएलए शहर का विकास क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं उन सारे सोच के साथ आया हूँ। अगर मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग गया तो मैं बड़ा छोटा सोच का आदमी रहूँगा। मैं किसी से अपना कंपेयर, मैं आपकी अपेक्षाओं से मेरी कंपेयर कीजिए कि जो नौजवान सहरसा वाला सोचता है उस पर आईपी गुप्ता खरा उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, वहाँ मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जैसे कि वीडियो में भी आपके जो रहता है बातचीत, उसमें आप कहते हैं कि आपके थाली में जो जूठन बच रहा है उसका हिस्सेदार बनने आया हूँ, आपका दिल जीतने आया हूँ। बिल्कुल, आप जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। आप प्रतिनिधि हैं, आप वोट लेते हैं और आप किसी के यहाँ पानी तक नहीं पीते, उसके छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। ये कौन सा दुनिया का सोच लेकर जनप्रतिनिधि बन रहे हैं भाई? ये क्या है? क्या अति पिछड़ा वाले लोग, क्या दलित लोग, क्या बैकवर्ड लोग आपको वोट देंगे और आपके साथ उनके साथ खाना नहीं खाएंगे? दलित है, वो पिछड़ा है। जो आदमी ऐसा सोच रखता है, क्या एक समावेशी सोच का आदमी हो सकता है? मैं कहता हूँ टैलेंट अगर ब्राह्मण में है तो उसको खींच खिलाओ, उसको प्लेटफॉर्म दो। टैलेंट अगर दलितों में है, पिछड़ों में है, उसको प्लेसमेंट करो यार। क्योंकि ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, तांती, तत्वा कोई मतलब वहाँ नहीं होता, वह टैलेंट मतलब होता है। और दोज टैलेंट शुड बी हंटेड, दे शुड बी प्लेस्ड टू मेक ए बेटर बिहार। सर, आपका सूरत बदल रहा है। अभी तक आपने जो पहचान बनाई है वो एक स्पेशल विशेष जो है जाति विशेष को लेकर के है, जो तांती तत्वा समाज, पान समाज के जो हैं आप रहे हैं। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, नहीं, यही मैं बता रहा हूं। लेकिन अब आप सबकी बात कर रहे हैं। नहीं, तो मैं बताऊं। सवाल क्या है सर इसमें कि अभी तक जो आप नेता रहे हैं, अब क्या है ना कि आपको सभी वर्गों को एक साथ जो है जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? अब मैं बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही मैं सोचता हूं कि कितना लिमिटेड सोच रखता है हमारे लोग। यही एक सोच है कि कितना लिमिटेड रखता है। ये जो संघर्ष था, जातिवाद क्या होता है पता है? पहले समझ लीजिए। कभी भी छोटे जाति के लोग जातिवाद नहीं कर सकते। जातिवाद वो कर सकता है जो दबंग है, अगर वो चाहे तो जातिवाद कर सकता है। क्या मेरे संघर्ष में मैंने किसी जातिवाद की बात कही है? मैंने संघर्ष की बात कही है कि हम 80 से 1 करोड़ हैं, हम लड़े नहीं, हम वोट देते रहे, अपने ताकत से लोगों को वोट दिलाते रहे, हम लड़े नहीं। लड़ाई जातिवाद में होती, लड़ाई थी हमारे समाज के हक, हकूक के अधिकार के जो छीने गए। और इस लड़ाई ने दुनिया को दिखाया कि 1974 के बाद आंदोलन हो सकता है। और आज उस बड़े बड़े जाति के लोग कहते हैं काश आईपी गुप्ता जैसा नेता हमारे जाति में भी होते। ये जातिवाद नहीं है, ये वर्ग विशेष के लिए नहीं है। अगर वो लड़ाई में नहीं लड़ता तो क्या आप मेरे सामने सहरसा में खड़े होते? क्या हमें वो प्लेसमेंट मिलता? क्या मैं हेलीकॉप्टर से आता जो मेरे लिए विशेष व्यवस्था की गई? नो, दैट इज द सिंबल ऑफ फाइट, स्ट्रगल।
मैंने ये बताया है कि लड़ाई हो सकती है। हेलीकॉप्टर से आने की बात आप कहे हैं तो हेलीकॉप्टर भी आपका फेमस हो रहा है। हाँ, होना चाहिए। ये मैं कहता, देखिए मैं कहता हूँ कि एक राजमिस्त्री का बेटा जब संघर्ष करते, जब आईपी गुप्ता एक राजमिस्त्री का बेटा हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, तो मैं बता दूं निखिल जी, अखिल जी, हाँ अखिल, आप संघर्ष कीजिए, आप भी हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिहार ने, दुनिया का कोई भी आदमी संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए हेलीकॉप्टर क्या, हवाई जहाज और चार्टर्ड प्लेन के दरवाजे खोले जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि धमक देने आया। आप मेरे चेहरे से, मैं हवाई चप्पल पहन के आया था ना, 300 का, 200 का, 500 का कपड़ा पहन के आया था, एक चप्पल पहन के आया 25-30 रुपए का, हेलीकॉप्टर से आया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप संघर्ष करते हैं तो दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। ओबामा कौन था? गरीब का बेटा था। दशरथ मांझी, भीमराव अंबेडकर, महाराणा प्रताप, तब महाराणा प्रताप के नाम से फेमस हुए जब जंगल गए, जंगल में घास की रोटियां खाई। अगर वो नहीं होते तो महाराणा प्रताप को जानते क्या, एक राजा था, ये ना। तो जो सोच है ना लिमिटेड, उससे मेरी फाइट है कि सोच के दायरा को बढ़ाओ, उसके आप गुण दोष, एक जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, तो दोनों चीज़ों को देखना है, संपूर्ण देखना है। ये देखने में अच्छा लग रहा है, इसका अच्छाई है तो बुराई क्या है, संपूर्ण देखिए। बुराई देख रहे हैं तो अच्छाई भी देखिए। नहीं सर, एक जगह पे आपने मंच पे एक बात कही थी जाति का भी नाम ले करके कि अगर फलाने जाति के लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं, आप अगर नहीं मार सकते हैं तो आप दांत काट लीजिए गर्दन में। मेरा तो क्या मतलब इसका आप पुष्टि? मतलब इसका ये है कि आपको पता है कि हमारे एक नैरेटिव एनडीए वाले सेट करते हैं, आप पूरा सुनिएगा, एक नैरेटिव सेट करता है एनडीए वाला कि जंगल राज आएगा, अगर तुम एनडीए को वोट नहीं दिए तो जंगल राज आएगा। तो 20 बरस में जंगलवा राज नहीं हटा सकलो हो। नंबर 1, जंगल राज आएगा। तो अगर जंगल राज के डर से तुमको वोट दे रहा है, फिर भी अगर ज़्यादा मार रहा है, तो तुम बचाने गए क्या है? और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं, कोई भी जाति तत्वा भी तुमको मारेगा अगर मार खाओगे। और जब तुमको पता है कि सामने वाला लाठी लेके है, तो तुमको मार के गिरा ही देगा, तुमको भी फाइट करना चाहिए, तुमको भी लड़ना चाहिए। कम से कम ये संतुष्टि मिलेगा, मार तो खाया है। मेरा मतलब है कि मार खाना बंद करो, लड़ना चालू करो, दुनिया मारना बंद करो। ये है मेरा मतलब। इसमें जाति का कोई एंगल नहीं? नहीं, कोई एंगल नहीं, उसमें तो तत्वा भी बोला हूँ ना मैं। तो फिर देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं, उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। अफवाहों से सरकार बनी, 56 इंच का सीना और टेप लेके नाप दीजिए तो बोला भाई 3600 का नहीं है, 34 का है। तब पता चला कि वही जो साइकिल में नहीं हवा भरता है, वो हवा दे के फैलाया हुआ था। ऐसा प्रधानमंत्री बोलता है क्या? देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया देखती है, हम आप देखते हैं, ऐसी भाषा को उम्मीद करते हैं क्या? ये कौन बोलता है? जो हवाबाज है, जो अफवाहों से वहां तक पहुंचा है। अफवाह, मेरे सहरसा में अफवाहों का गर्म है। बहुत सारे वीडियो में देख रहा हूं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है, उसको निकाल के सहरसा का टैग लगा के दिखा रहा है। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे लगता है यार, इतना कम दिनों में लोग जान तो जाएगा ना हमको। पॉजिटिव प्रचार से ज़्यादा नेगेटिव प्रचार होता है। मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो उसको बड़ा शेयर करे, भैया मेरा काम हल्का कर रहे हो। जिसको जानने, जो बात जानने में देर पहुँचेगा, मेरा ये फिलॉसफी समझ लीजिए, अगर मेरे बारे में बुरा सोचते हो दिमाग में तो मुझे वहाँ रखो, और अगर अच्छा सोचते तो मेरे बारे में सोचो। अगर गाली देना चाहते हो तो मेरे बारे में दो, अगर प्यार की बातें करना चाहते हो तो मेरे बारे में करो। यहाँ अगर नफरत करना चाहते हो तो नफरत करो, प्यार करना चाहते हो तो प्यार करो, लेकिन तुम्हारे दिल, दिमाग और जबान पे आईपी गुप्ता होना चाहिए, चाहे जिस फॉर्म में हो। सहरसा जो है ये कोसी कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है, और एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है ये पलायन का। क्या प्लान है? प्लान, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ऐसा क्या करेंगे जो पलायन पे थोड़ा सा कंट्रोल हो? बताइए, यही तो बात है ना। आप पत्रकारों का सारा लोग पलायन है। अब बताइए पलायन का क्या मतलब है?
बताइए आप पलायन से आप क्या समझते हैं? जिनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा तो है, बात है ना बाबू, वो कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, गुजरात। प्रशांत किशोर का दिमागवा है पलायन पलायन, सब नेता बोलता है पलायन। आपको पता है कि 12.5% यहाँ से ब्राह्मण पलायन होते हैं? आपने डेटा देखा है? सबसे ज्यादा पलायन करने वाली प्रजाति का नाम है ब्राह्मण। उसके बाद सारी सवर्ण जातियां की परसेंटेज हाई है पलायन करे भाई। कभी देखा है आपने डाटा? नंबर 1। दूसरा, पलायन को समझने की आवश्यकता है कि होता क्या है। जैसे आईपी गुप्ता अगर पलायन कर जाए तो समझ रहे हैं कितना लोग पलायन किया। मैं कह रहा हूं जो पूंजीपति लोग थे बिहार के, जिनके पास पैसा, जिनकी इंडस्ट्री बाहर में है, पलायन तो उन्होंने किया है। नंबर 3, और किसने कहा कि इंडस्ट्री लगाने से पलायन रुकता है? आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और जो लोग पलायन की बात करते हैं उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है पलायन होता क्या है। और मैं बता दूं, आप मुझे बताइए भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे हम? आपको मालूम है कि जितना देश पूरे विश्व में जो सोना का खनन होता है उसका 2% भी भारत में नहीं होता, तो फिर सोने की चिड़िया कैसे कहा भाई? ये पलायन बोलने वाले लोग, उसको पता भी नहीं है कि पलायन होता क्या है। सर समस्या है या नहीं? फिर मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। आप जब समझेंगे कि पलायन क्यों हो रहा है, किसका हो रहा है। आप जब पलायन की बात करते हैं तो मजदूरों की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसको पलायन करने के लिए किसने मजबूर किया है? ये जो पूंजीपति लोग थे, अपनी पैसा बिहारी होकर अपनी पैसा मुंबई, दिल्ली, दुबई, अमेरिका में क्यों लगा रहे हैं? दैट इज पलायन। और दूसरा चीज, आपके पास लैंड लॉक है, सब कहता है कि लैंड लॉक एरिया है। अरे भैया, बिहारियों के पास क्या है? बिहारी के पास एक कभी नहीं थकने वाला आत्मविश्वास है। बिहारी को आप जंगल में उठा के गिरा दीजिए, एकदम जिंदा बचाइए। दरिया में फेंक दीजिए, जिंदा बचाइए। उसको फैक्ट्री में कहीं भी किसी वर्किंग स्टेट में टेम्परेचर में वो काम करता है। मतलब इसका एडेबिलिटी अप्रोच जो है कि बहुत हाई है। कभी आपने इस पे काम करने की कोशिश किया है? बताइए। आपने इंडस्ट्रीज को सेंट्रलाइज कर दिया। क्यों हाउस होल्ड इंडस्ट्री आपके यहाँ नहीं है? आप बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं लोग। आपने हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो हमारा हुआ करता था वो कैसे गुम हो गया? उस पर काम हो सकता है। और आपको बता दूं, जब मैं आ गया वहाँ, जैसे तेजस्वी पर सवाल उठाता है कि एक घर नौकरी देने की बात कही है, और उसको नम्मा फेल करके डाउनग्रेड कर देते हैं। कभी सोचा कि एक घर में भी नौकरी मिल सकती है? कहाँ से मिलेगा? 10 लाख की बात उन्होंने कही थी, सब मजाक उड़ाया था कि नहीं? लेकिन नौकरियां देने चालू हुई कि नहीं? ये तेजस्वी जी एक नौकरी बोले, मैं कहता 2 नौकरी हो सकती है। 2 हो सकती है। 2 हो सकती है। आप जो अरबों रुपया का डेवलपमेंट फंड लाते हैं रोड बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए, फलना चिलना, उसमें जो लीकेज है ना, लीकेज समझते हैं? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जो लीकेज खाली उसको बंद कर दिया जाएगा ना, तो 2 नौकरियां निकल आएगी। अब वो होगा। एक बात समझ लीजिए, ये माइक किसने बनाया? ये टेंट, ये एरोप्लेन, ये किसने बनाया? इसने बनाया है। और यहाँ से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दुनिया में कौन ऐसा काम है जो नहीं हो सकता है? हम सिर्फ मुख्यमंत्री बनने, एमएलए बनाने में लगे हुए हैं। हमने बिहार बनाने में कभी नहीं लगा। हम एक जाति विशेष का एमएलए बनाते हैं, हम एक वर्ग विशेष का एमएलए बनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मिस्टर अखिल, कि क्या आपने कभी सहरसा के लिए वोट किया है? आपने किसी एमएलए के लिए वोट किया है? आपने इक्वेशन के लिए वोट किया है? आपने जाति की समीकरणों के लिए वोट किया है? सहरसा के बारे में क्वेश्चन उठाने वाले अखिल साहब, आपने सहरसा के लिए कब वोट किया? यू लेट मी नो। द मोमेंट यू स्टार्ट वोटिंग फॉर सहरसा, देयर विल बी नो आईपी गुप्ता, नो वन विल देयर। आपने सहरसा के लिए वोट नहीं किया है। और यही एक समस्या है। हम कहते हैं जातिवाद। किसने किया है जातिवाद? मंत्री बनेगा तो 5 गो मंत्री सवर्ण से है, 3 ठो दलित से है, कौन उठाता है? सीधे सीधे आप बड़ी पार्टी जो है उन पे निशाना बना रहे हैं। मानसिकता।
ओपिनियन मेकर कौन होता है? जब देश का ओपिनियन मेकर वो पत्रकार होता है, वो विश्लेषक होता है, वो चिंतक होता है, एसोसिएशन होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जो होती है जो ओपिनियन बनाता है। जब ओपिनियन मेकर वो बोलने लग जाए कि प्रधानमंत्री एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, तो देश कहाँ जाए? आईपी गुप्ता, मैं जो बात करता हूँ ना, हो सकता है सामने वाले को 100 बरस आगे वाला बात करता हूँ, इसलिए लोग को कहता है ये बड़ा रियलिस्टिक बात करता है। आंदोलन की बात की, कोई माना था गांधी मैदान भर देंगे, ये कोई माना था? भर दिया ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सहरसा को गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा, और बनाने वाले यहाँ की जनता होगी, एमएलए नहीं होगा, जनता होगी, और उनसे बनवा दूंगा। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि आप अपनी बातों में, जितना देर आपसे बातचीत किया, नोटिस ये किया हूँ कि आप दिल और दिमाग इस पे बहुत जोर देते हैं। तो यहाँ के जो आपके विधानसभा के जो वोटर हैं, इनके दिल और दिमाग में घुसने का क्या प्लान है? अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको पता आपके दिल में घुस गया मैं? अच्छा, नहीं लग रहा है? आप गंभीर हो जा रहे हैं मेरी बातों को सुन के। और अन्य लोगों को आप जाके ले लीजिए इंटरव्यू, जो चुनाव लड़ रहा है, तब पता चलेगा कि हमारी बातें और उनकी बातें में कितना अंतर है। मतलब आपका कहना है कि सीधे सीधे आईपी गुप्ता जो है दिल दिमाग में घुस जाता है? अरे भैया, सहरसा को तभी जीत पाऊंगा जब मैं आपको जीत पाया। एमएलए बन के वोट की गिनती से जीत होती है क्या? वोटों का गिनती एक नंबर्स होते हैं, लेकिन नंबर्स आपके पक्ष में नहीं भी हो, लेकिन अगर आप दिल को जीत लिए तब विनर होते हैं। मैं वो बैलेट बटन की जो है ना पे, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। जब मैं जूठन की बात किया ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपके खाने में जो जूठा बचा है ना, उसको समेटने आया हूँ मैं। वहाँ है मेरी हिस्सेदारी, खाने नहीं आया हूँ। खिला के जो बचता है वो मेरी हिस्सेदारी है। आपके घर का नौकर बनने आया, आदेश दे सकते हो। जब एक एमएलए सड़कों पे झाड़ू देता दिखाई पड़ेगा, एक एमएलए पान की दुकान पे गले लगाता हुआ दिखाई पड़ेगा, एक एमएलए आपके घर में, चलिए वक्त बताएगा। चलिए, सहरसा विधानसभा से आप मैदान में उतर चुके हैं और लड़ाई अभी आपकी जारी है। भाजपा और जनसुराज और महागठबंधन, इन तीनों में सहरसा सीट जो है काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। और आप अपने इंटरव्यू में लगातार यही आप साबित करने की कोशिश की है कि दिल दिमाग में जगह बनाने आए हैं। दिल जीत करता मैं, दिल जीतने आए हैं। शब्दों को चयन किया, साबित करने की कोशिश नहीं किया। मतलब जो है वो बोला, जो है वो बता रहे हैं। साबित नहीं करता। साबित कमजोर लोग करते हैं, एक्सक्यूज कमजोर लोग करते हैं, काउंटर कमजोर लोग करते हैं। मेरे ऊपर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया भाजपा के मेरे पीछे एकदम लगा हुआ। मैं यह कहा, भैया तुम मेरी मदद कर रहे हो। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज भी। जितने खुश हैं उससे 10 गुना ज़्यादा नाराज भी है। दे आर हेल्पिंग मी आउट, आई एंजॉय इट। कल मेरे कुछ भी कहेगा, भैया बड़ा बढ़िया काम। एक चंद दिनों में लोग जान गया कि नहीं, किसने जनवाया। हमारा सोशल मीडिया से एक्टिव भी नहीं हुआ, लेकिन उसका सोशल मीडिया किसका प्रचार कर रहा है। अरे आलमनगर में नहाया था मैं, दूध से लोग नहवाया था। सहरसा वाले बता दिया, पता चला किसका प्रचार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया महोदय, बीजेपी वाले, शुक्रिया। जितना चला सकते हैं खोज खाज के, कहाँ कहाँ भाषण दिए हैं, सब लाओ, कटिंग करो ना। चलिए, आज दीपावली का दिन है और आगे छठ है, और बिहार में छठ जो है सबसे बड़ा महापर्व है। आप अपने जनता को क्या कहना चाहते हैं दीपावली और छठ के? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये दीपावली और ये छठ का त्यौहार सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में शांति, समृद्धि, भाईचारा, और उन नौजवानों जो अपने आप को रोजगार के बिना, नौकरी के बिना डिप्रेशन में है, ईश्वर करे कि उनके अवसर खुले, नौकरी के अवसर के, रोजगार के अवसर मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सहरसा के, बिहार के सभी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप देख रहे थे सहरसा महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, उनसे खास बातचीत।
दोस्तों ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।